नमस्कार। आज हम छत्तीसगढ़ के इतिहास की कुछ अहम परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कुछ स्रोत हैं प्रश्नोत्तरी के रूप में जो हमें इस इलाके के आदिवासी विद्रोहों और आज़ादी की लड़ाई में छत्तीसगढ़ की भूमिका से जुड़ी ज़रूरी बातों तक ले जाते हैं। हमारा मकसद ये है कि इन तथ्यों और नामों की भीड़ से वो ख़ास बातें और कहानियाँ निकालें जिनसे हमें समझ आए कि किन संघर्षों ने इस क्षेत्र को वो शक्ल दी जो आज है। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। बिल्कुल। हम देखेंगे कि कैसे छोटे स्थानीय मुद्दों से शुरू हुआ विरोध धीरे धीरे बड़े राष्ट्रीय आंदोलनों का हिस्सा बना। ये सफर आप देखिए 18वीं सदी के विद्रोहों से शुरू होकर 1947 में आज़ादी और फिर रियासतों के भारत में मिलने तक जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं शुरुआती दौर के विद्रोहों पर। एक जिक्र आता है हल्ब विद्रोह का 1774 में डोंगर इलाके में। काफी पहले की बात है ये। ये काफी शुरुआती संगठित विरोधों में से एक था। इसके नेता थे अजमेर सिंह। स्रोतों के मुताबिक उनका मकसद था डोंगर पर चालुक्य वंश के शासन को खत्म करना। इसे आप बाहरी शासन के खिलाफ एक शुरुआती आवाज कह सकते हैं। फिर 1795 में भोपालपट्टनम संघर्ष और 1824-25 का परलकोट विद्रोह भी है। परलकोट विद्रोह के पीछे क्या खास वजहें थीं? परलकोट विद्रोह ये बस्तर इलाके में हुआ और इसके नेता थे गेंद सिंह। ये मुख्य रूप से अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव और मराठा शासन के बाद लागू की गई नई व्यवस्था, खासकर बढ़ी हुई टैक्स की दरों के खिलाफ था। अच्छा। ये अबुजमाड़िया आदिवासियों का संघर्ष था असल में। इसे दबाने के लिए कैप्टन पेब को भेजा गया था। और गेंद सिंह का क्या हुआ? उन्हें बस्तर का प्रथम शहीद क्यों कहा जाता है? विद्रोह तो कुचल दिया गया और फिर गेंद सिंह को 20 जनवरी 1825 को परलकोट में ही फांसी दे दी गई। ओह! बस्तर में ब्रिटिश राज के खिलाफ आवाज उठाने वाले और शहादत देने वाले वो पहले बड़े नेता थे, इसीलिए उन्हें ये दर्जा दिया जाता है। यानी बाहरी ताकतों और टैक्स का मुद्दा बार बार उभर रहा है। देखिए 1840 के दशक में तारापुर विद्रोह 1842 से 54 का जिक्र है, जिसका नेतृत्व दलगंजन सिंह ने किया। वो भी टैक्स वृद्धि के खिलाफ था। बिल्कुल। और इसी समय एक मारिया विद्रोह भी हुआ। हाँ, 1840 का दशक बस्तर और आसपास के इलाकों में विरोध की एक लहर लेकर आया था। तारापुर में दलगंजन सिंह ने बढ़े हुए करों के खिलाफ मोर्चा खोला और इसी दौरान हिडमा मांझी के नेतृत्व में मारिया विद्रोह भी हुआ। इसके कारणों को लेकर थोड़ी अलग-अलग बातें सामने आती हैं। हाँ, एक स्रोत कहता है कि ये दंतेश्वरी मंदिर में नरबली प्रथा बंद करने के अंग्रेजी प्रयास के विरोध में था। ये बात सही है। देखिए, ये एक व्याख्या है जो कुछ जगहों पर मिलती है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि आदिवासी विद्रोहों के कारण अक्सर कई परतों वाले होते थे। मतलब बाहरी दखल, पारंपरिक अधिकारों का छिनना, आर्थिक शोषण। अच्छा। नरबली वाला कारण थोड़ा विवादास्पद भी है। हो सकता है ये बाहरी हस्तक्षेप के खिलाफ गुस्से का एक प्रतीक ज्यादा रहा हो, असल वजहें शायद ज्यादा गहरी थीं। ठीक है। तो इन शुरुआती अक्सर स्थानीय मुद्दों पर आधारित विद्रोहों के बाद आता है 1857 का साल, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। जब पूरे देश में ये आग फैली तो छत्तीसगढ़ में इसकी तपिश कैसे महसूस हुई? सोना खान का नाम तो बहुत प्रमुखता से लिया जाता है। बिल्कुल। सोना खान के जमींदार वीर नारायण सिंह का विद्रोह 1857 के संग्राम का छत्तीसगढ़ में एक बहुत अहम अध्याय है। हुआ ये कि 1856-57 में इलाके में भयानक अकाल पड़ा था और वीर नारायण सिंह ने अंग्रेजों के समर्थक कसडोल के एक व्यापारी के अनाज गोदाम पर कब्जा कर लिया और अनाज भूखी जनता में बंटवा दिया। अरे, ये तो बिल्कुल एक तरह से रॉबिन हुड वाली कहानी लगती है। फिर अंग्रेजों ने क्या किया? हाँ, कह सकते हैं, लेकिन जाहिर है अंग्रेजों ने इसे बगावत माना। वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार कर रायपुर जेल लाया गया। उन पर लूटपाट और विद्रोह का मुकदमा चला और 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जयस्तंभ चौक पर उन्हें फांसी दे दी गई। ओह, 10 दिसंबर 1857। जी। और 1857 के संग्राम के संदर्भ में वीर नारायण सिंह को छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद माना जाता है। अच्छा, तो यहाँ थोड़ी स्पष्टता जरूरी है। प्रथम शहीद का जिक्र 2 बार आया। बस्तर के संदर्भ में गेंद सिंह 1825 और 1857 के संग्राम के संदर्भ में वीर नारायण सिंह 1857। हाँ, ये बिल्कुल सही पॉइंट है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस ऐतिहासिक घटना या क्षेत्र की बात कर रहे हैं।
दोनों ही अपने अपने समय में ब्रिटिश शासन के खिलाफ खड़े हुए और शहीद हुए, इसलिए दोनों का अपना अपना महत्व है। समझ गए। इसी दौर में संबलपुर, जो उस समय छत्तीसगढ़ का हिस्सा था, वहां सुरेंद्र साई का लंबा संघर्ष भी चल रहा था। हाँ, सुरेंद्र साय का संघर्ष तो बहुत लंबा चला। 1857 से भी पहले शुरू हो गया था और वो कई दशकों तक अंग्रेजों से लड़ते रहे। आखिरकार उन्हें पकड़ लिया गया और 1884 में असीरगढ़ के किले की जेल में उनकी मौत हुई। 1884 तक? काफी लंबा संघर्ष। जी हाँ, उनके इतने लंबे संघर्ष के कारण कुछ लोग उन्हें छत्तीसगढ़ का अंतिम शहीद भी कहते हैं, मतलब 1857 संग्राम के संदर्भ में। और राजधानी रायपुर में भी 1857 की कोई घटना हुई, हनुमान सिंह का नाम आता है। जरूर। जनवरी 1858 में रायपुर की ब्रिटिश फौज की 3री बटालियन में मैगजीन लश्कर थे हनुमान सिंह। उन्होंने विद्रोह का बिगुल फूंका और सार्जेंट मेजर सिडवेल की हत्या कर दी। ये एक बड़ी घटना थी रायपुर के लिए। इसका नतीजा क्या निकला? उनके साथियों का क्या हुआ? हनुमान सिंह तो किसी तरह अंग्रेजों की पकड़ से भाग निकले, लेकिन उनके 17 साथी सिपाहियों को पकड़ लिया गया। 17 साथी? जी, और उन्हें 22 जनवरी 1858 को फांसी दे दी गई। हनुमान सिंह के इस दिलेर काम के लिए उन्हें छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। उस वक्त रायपुर के डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स इलियट थे। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे? अच्छा। 1857 के आसपास बस्तर में और भी हलचल हुई, जैसे लिंगागिरी और कोई विद्रोह? जी हाँ, बस्तर में भी प्रतिरोध लगातार जारी रहा। 1856-57 में धुरवा राव मारिया के नेतृत्व में लिंगागिरी विद्रोह हुआ। फिर 1859 में कोई विद्रोह हुआ, जिसके नेता थे नागुल दोरला। कोई विद्रोह? ये किस लिए था? ये विद्रोह खासतौर पर साल यानी सरई के पेड़ों की कटाई पर सरकार के नए नियमों के खिलाफ था, क्योंकि इससे आदिवासियों की रोजी रोटी और उनके पारंपरिक अधिकार छिन रहे थे। उनका नारा बहुत मशहूर हुआ, 1 साल वृक्ष के पीछे एक व्यक्ति का सिर। बाप रे, 1 साल वृक्ष के पीछे एक व्यक्ति का सिर, ये तो बहुत जबरदस्त नारा है। फिर 1876 में मुरिया विद्रोह भी हुआ? हाँ, मुरिया विद्रोह बस्तर में हुआ। नेता थे झाड़ा सिरहा। इसकी मुख्य वजह थी दीवान गोपीनाथ काफरदार का शोषण और अंग्रेजों की नई नीतियां। इस विद्रोह के बाद 8 मार्च 1876 को जगदलपुर में अंग्रेज अधिकारियों ने आदिवासियों की शिकायतें सुनने के लिए एक मुरिया दरबार भी लगाया था। बाद में झाड़ा सिरहा को फांसी दे दी गई और उन्हें बस्तर का दूसरा शहीद भी कहा जाता है। तो ये विद्रोहों का सिलसिला देखिए, चलता ही रहा। अब 20वीं सदी की शुरुआत में आते हैं। यहाँ बस्तर में एक और बड़ा नाम सामने आता है, भूमकाल विद्रोह 1910। बिल्कुल, भूमकाल विद्रोह बस्तर के आधुनिक इतिहास की एक बहुत बड़ी, बहुत महत्वपूर्ण घटना है। इसके महानायक थे गुंडाधुर। गुंडाधुर? हाँ, ये विद्रोह अंग्रेजों की नई वन नीति, शराब ठेकेदारी, बेगारी यानी बिना मजदूरी काम करवाने की प्रथा और स्थानीय दीवान के शोषण के खिलाफ एक बड़ा जन आक्रोश था। इसकी क्या खास बातें थीं? मतलब ये कैसे फैला? कहते हैं इसकी शुरुआत पुष्पाल बाजार से हुई थी। विद्रोहियों ने थानों, स्कूलों जैसी सरकारी प्रतीकों पर हमले किए, तार लाइनें काट दी, बाजारों में लूटपाट भी हुई। अच्छा। अंग्रेजों ने सेना भेजकर इसे बड़ी बेरहमी से कुचला, लेकिन गुंडाधुर कभी पकड़े नहीं गए। वो बस्तर के लोकगीतों और कहानियों में हमेशा के लिए अमर हो गए। एक तरफ तो ये सशस्त्र विद्रोह चल रहे थे, तो दूसरी तरफ क्या राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने की कोशिशें भी हो रही थीं, जैसे कांग्रेस वगैरह में भागीदारी? हाँ बिल्कुल, साथ साथ राजनीतिक चेतना भी बढ़ रही थी। देखिए, 1907 में जब सूरत में कांग्रेस गरम दल और नरम दल में बटी, तो उस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से पंडित सुंदरलाल शर्मा, डॉक्टर शिवराम मुंजे, नारायण राव मेघावाले जैसे नेता मौजूद थे। अच्छा। और पत्रकारिता ने भी इसमें बहुत अहम भूमिका निभाई। जैसे कि? कौन सी पत्रिकाएं थी? माधोराव सप्रे जी ने 1900 में पेंड्रा से छत्तीसगढ़ मित्र निकाला था, जिसे छत्तीसगढ़ का पहला अखबार मानते हैं। छत्तीसगढ़ मित्र 1900 में? जी। बाद में उन्होंने नागपुर से हिंदी केसरी निकाला, जिसने लोगों में राष्ट्रीय भावना जगाई। और पंडित सुंदरलाल शर्मा तो 1918 में ही कांग्रेस के सामने छत्तीसगढ़ की एक अलग पहचान की बात रख चुके थे। अच्छा, 1918 में ही? हाँ, और उनके सामाजिक काम, खासकर दलितों के उद्धार के लिए जो उन्होंने किया, उसके लिए उन्हें छत्तीसगढ़ का गांधी भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का गांधी, ये उपाधि भी महत्वपूर्ण है। इसी दौर में मजदूर आंदोलन भी हुए। राजनांदगांव की बीएनसी मिल का जिक्र आता है। हाँ, राजनांदगांव का मजदूर आंदोलन बहुत अहम है। 1920 में वहां की बंगाल नागपुर कॉटन मतलब बीएनसी मिल में ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में 36 दिनों तक चली एक सफल हड़ताल हुई थी। 36 दिन? जी।
किस लिए थी ये हड़ताल? ये काम के घंटे कम करने और मजदूरी बढ़ाने की मांगों को लेकर थी। और इसका नतीजा क्या रहा? मजदूरों की जीत हुई। राष्ट्रीय नेता वीवी गिरी ने इसमें मध्यस्थता की थी और ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने जिस निस्वार्थ भाव से इसका नेतृत्व किया, उसके लिए उन्हें त्यागमूर्ति कहा गया। त्यागमूर्ति। जी। बाद में 1924 और 1937 में भी वहां मजदूर आंदोलन हुए। और किसानों के आंदोलन। क्या किसानों ने भी आवाज उठाई? किसान भी पीछे नहीं थे। 1937-39 में डोंडी लोहारा जमींदारी में नरसिंह प्रसाद अग्रवाल और सरयू प्रसाद अग्रवाल के नेतृत्व में जमींदारी शोषण, बेगारी और ज्यादा लगान के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन हुआ था। डोंडी लोहारा में? हाँ, और मोहला मानपुर, कांकेर जैसी जगहों पर भी किसानों ने आवाज उठाई। तो हम देख रहे हैं कि संघर्ष के कई रूप थे। जी। आदिवासी विद्रोह, मजदूर आंदोलन, किसान आंदोलन। अब आते हैं गांधी युग पर। जब महात्मा गांधी राष्ट्रीय मंच पर आए तो छत्तीसगढ़ में आंदोलनों का तरीका कैसे बदला? कंदेल नहर सत्याग्रह 1920 का नाम बहुत मशहूर है। कंदेल नहर सत्याग्रह, हाँ, ये गांधी जी के सत्याग्रह के सिद्धांतों का छत्तीसगढ़ में पहला बड़ा और सफल प्रयोग था। धमतरी जिले के कंदेल गांव के किसानों पर नहर का पानी इस्तेमाल न करने के बावजूद सिंचाई टैक्स और जुर्माना लगा दिया गया था। पानी इस्तेमाल नहीं किया फिर भी टैक्स? जी हाँ, यही तो अन्याय था। पंडित सुंदरलाल शर्मा, छोटेलाल श्रीवास्तव और नारायण राव मेघावाले इसके मुख्य नेता थे। और कहते हैं कि गांधी जी इसी सिलसिले में पहली बार छत्तीसगढ़ आने वाले थे। बिल्कुल। जब स्थानीय प्रशासन टस से मस नहीं हुआ तो पंडित सुंदरलाल शर्मा गांधी जी को बुलाने कलकत्ता गए। गांधी जी ने आने की हामी भर दी और 20 दिसंबर 1920 को रायपुर पहुंचे। और फिर? लेकिन कमाल ये हुआ कि उनके रायपुर पहुंचने से ठीक पहले ही अंग्रेज अधिकारियों ने डरकर वो टैक्स और जुर्माना वापस ले लिया। अरे वाह, मतलब गांधी जी के आने की खबर से ही अंग्रेज झुक गए। जी हाँ, ये सत्याग्रह की और गांधी जी के प्रभाव की बहुत बड़ी जीत थी। इसके तुरंत बाद असहयोग आंदोलन 1920-22 शुरू हुआ। छत्तीसगढ़ में इसका कैसा असर रहा? बहुत जबरदस्त असर हुआ। पंडित रविशंकर शुक्ल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बिलासपुर से बैरिस्टर छेदीलाल जैसे कई बड़े वकीलों ने वकालत छोड़ दी। अच्छा। वामनराव लाखे ने राय साहब की उपाधि लौटा दी। बिलासपुर के बैरिस्टर नगेंद्रनाथ डे ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। और शिक्षा, स्वदेशी वगैरह के मोर्चे पर सरकारी स्कूलों का बहिष्कार हुआ। रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव में राष्ट्रीय विद्यालय खोले गए। रायपुर वाली स्कूल के मानद प्रिंसिपल माधवराव सप्रे बने। खादी का खूब प्रचार हुआ। रायपुर में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने सत्याग्रह आश्रम भी खोला। इसी दौरान कवि माखनलाल चतुर्वेदी को बिलासपुर में उनकी पत्रिका कर्मवीर में जोशीले लेख लिखने के कारण जेल भी हुई थी। असहयोग आंदोलन के बाद 1923 में झंडा सत्याग्रह हुआ। इसमें छत्तीसगढ़ की क्या भूमिका थी? झंडा सत्याग्रह मुख्य रूप से जबलपुर और नागपुर में केंद्रित था। जब नागपुर में राष्ट्रीय झंडा फहराने पर रोक लगाई गई तो छत्तीसगढ़ से पंडित सुंदरलाल शर्मा के नेतृत्व में लोग जत्थे बनाकर नागपुर गए और सत्याग्रह में शामिल हुए। और स्वराज पार्टी भी बनी इसी दौरान? हाँ, जब असहयोग आंदोलन रुका तो कुछ नेताओं ने सोचा कि चुनाव लड़कर परिषदों में घुसकर सरकार का विरोध करना चाहिए। ये एक नई रणनीति थी। अच्छा। छत्तीसगढ़ में भी पंडित रविशंकर शुक्ल, ई राघवेंद्र राव जैसे नेताओं ने स्वराज पार्टी बनाई। 1924 के चुनाव में उन्हें अच्छी कामयाबी मिली और शुक्ल जी, राव साहब, घनश्याम सिंह गुप्त, छेदीलाल जैसे नेता मध्य प्रांत विधान परिषद पहुंचे। फिर आया सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930-34 का दौर। इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ में कैसे हुई? गांधी जी के दांडी मार्च के साथ ही यहां भी शुरुआत हुई। 6 अप्रैल 1930 को पंडित रविशंकर शुक्ल ने रायपुर के गांधी चौक पर नमक बनाकर कानून तोड़ा। नमक कानून तोड़ा गया? जी, और आंदोलन चलाने के लिए डिक्टेटर बनाए गए। जैसे पहले शुक्ल जी बने, फिर सुंदरलाल शर्मा, फिर और लोग। इस आंदोलन की एक खास बात छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह रहे हैं ना? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण थे। सरकार के जो वन कानून थे उनके खिलाफ किसानों और आदिवासियों ने जंगलों में जाकर प्रतीकात्मक रूप से घास या लकड़ी काटी। कहाँ हुए हैं ये जंगल सत्याग्रह? कई जगहों पर, जैसे गट्टासिल्ली धमतरी, मोहबना पोड़ी दुर्ग, रुद्री नवागांव धमतरी, तमोरा महासमुंद, पकरिया जांजगीर। इनमें नारायण राव मेघावाले, नथुजी जगताप, छोटेलाल श्रीवास्तव, यतियतन लाल जैन जैसे नेताओं ने नेतृत्व किया। ये वाकई छत्तीसगढ़ की भागीदारी का एक खास पहलू था। और बच्चों की
वानर सेना का भी जिक्र आता है। हाँ, बिलासपुर में बच्चों और किशोरों की एक वानर सेना बनी थी जो जुलूस निकालती थी, पर्चे बांटती थी। कमाल है। फिर 1932 में जब आंदोलन दोबारा शुरू हुआ तो अंग्रेजों ने दमन और तेज कर दिया। वाह। बहुत गिरफ्तारियां हुई। गांधी जी फिर से छत्तीसगढ़ आए थे 1933 में। हाँ, नवंबर 1933 में इस बार वे हरिजन कल्याण यात्रा के तहत दूसरी बार छत्तीसगढ़ आए थे। उन्होंने दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर वगैरह का दौरा किया और छुआछूत मिटाने का संदेश दिया। पंडित सुंदरलाल शर्मा, जो पहले से ही ये काम कर रहे थे, वो उनके साथ थे और उन्होंने गांधी जी को मंदिरों में हरिजनों के प्रवेश में मदद भी की। इसके बाद 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ। हाँ, दूसरे विश्व युद्ध में भारत को बिना पूछे शामिल करने के विरोध में ये सत्याग्रह हुआ। छत्तीसगढ़ में पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही बने पंडित रविशंकर शुक्ल। उन्होंने रायपुर के पास माना गांव से सत्याग्रह शुरू किया। और फिर आया निर्णायक मोड़, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। यहाँ क्या हुआ? आंदोलन का ऐलान होते ही 9 अगस्त 1942 को रायपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह समेत बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। तुरंत? हाँ, बिल्कुल। अगले ही दिन 10 अगस्त को रायपुर में छात्रों ने त्रेतानाथ तिवारी के नेतृत्व में जबरदस्त जुलूस निकाला, हड़ताल हुई, माहौल एकदम गर्म हो गया था। इसी आंदोलन के दौरान रायपुर षड्यंत्र केस या डायनामाइट केस भी हुआ था। ये क्या था? हाँ, ये एक रोमांचक लेकिन नाकाम कोशिश थी। परसराम सोनी और उनके कुछ युवा साथियों ने जेल की दीवार उड़ाकर नेताओं को छुड़ाने के लिए डायनामाइट इकट्ठा किया था। अच्छा, जेल तोड़ने की योजना? जी, लेकिन योजना का पता चल गया और वे सब पकड़े गए। इसे ही रायपुर षड्यंत्र केस कहते हैं। और बिलासपुर में भी कोई बड़ी घटना हुई? बिलासपुर में छात्रों ने सरकारी हाई स्कूल पर तिरंगा फहराने की कोशिश की। पुलिस ने गोली चला दी, जिसमें छात्र नेता ठाकुर रामकृष्ण सिंह शहीद हो गए। तो भारत छोड़ो आंदोलन में छत्तीसगढ़ में भी काफी उबाल था। तो अब हम आजादी और एकीकरण के करीब पहुंच रहे हैं। राजनीतिक मोर्चे पर 1937 के प्रांतीय चुनावों का क्या महत्व था? 1937 के चुनावों में कांग्रेस को मध्य प्रांत और बरार, जिसमें छत्तीसगढ़ शामिल था, वहां भारी बहुमत मिला। पहले डॉक्टर खरे मुख्यमंत्री बने, फिर 1938 में पंडित रविशंकर शुक्ल मुख्यमंत्री बने। उस समय प्रीमियर कहते थे। हाँ, प्रीमियर। और दुर्ग के घनश्याम सिंह गुप्त विधानसभा अध्यक्ष बने। ये छत्तीसगढ़ के नेताओं के लिए एक बड़ी राजनीतिक जिम्मेदारी संभालने का मौका था। और जब भारत का संविधान बन रहा था तो उसमें छत्तीसगढ़ का क्या योगदान था? कौन कौन सदस्य थे? ऐसे कई सदस्य थे। ब्रिटिश प्रांत से पंडित रविशंकर शुक्ल, घनश्याम सिंह गुप्त, बैरिस्टर छेदीलाल थे। और रियासतों से भी प्रतिनिधि थे, जैसे रामप्रसाद पोटाए कांकेर से, किशोरी मोहन त्रिपाठी रायगढ़ से। अच्छा। और घनश्याम सिंह गुप्त तो संविधान की हिंदी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भी थे। ये बड़ी जानकारी है। आजादी के बाद एक बड़ी चुनौती थी रियासतों को भारत में मिलाना। छत्तीसगढ़ की 14 रियासतें थीं। इनका विलय कैसे हुआ? ये काम सरदार पटेल के नेतृत्व में हुआ। छत्तीसगढ़ में पंडित रविशंकर शुक्ल और ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने इसमें बहुत अहम भूमिका निभाई। उन्होंने रियासतों के राजाओं से बातचीत की और 1 जनवरी 1948 तक सभी 14 रियासतें भारत संघ में शामिल हो गईं। 1 जनवरी 1948 तक? जी। इनमें बस्तर सबसे बड़ी रियासत थी और सक्ती सबसे छोटी। बस्तर के राजा प्रवीर चंद्र भंजदेव ने विलय पत्र पर दस्तखत किए थे। और आखिर में 15 अगस्त 1947 आजादी का दिन। छत्तीसगढ़ में झंडा कहाँ फहराया गया? वामन राव लाखेजी ने तिरंगा फहराया। तो ये थी छत्तीसगढ़ के संघर्षों की एक लंबी और वाकई परतदार कहानी। हल्ब, पर्लकोट, सोनाखान, भूमकाल जैसे विद्रोहों से लेकर कंदेल सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन तक गेंद सिंह, वीर नारायण सिंह, गुंडाधुर, हनुमान सिंह, पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित रविशंकर शुक्ल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, सुरेंद्र साय, कितने अनगिनत नायकों के संघर्ष और बलिदान की कहानी है ये। बिल्कुल। इन स्रोतों से ये साफ उभरता है कि छत्तीसगढ़ का इतिहास सिर्फ विद्रोहों का नहीं है, बल्कि ये धीरे धीरे राजनीतिक चेतना के जागने, सामाजिक बुराइयों जैसे छुआछूत के खिलाफ लड़ने, मजदूरों किसानों के हक की आवाज उठाने और आखिर में भारत राष्ट्र के निर्माण में कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कहानी भी है। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि प्रथम शहीद का सम्मान अलग अलग संदर्भों में अलग अलग लोगों को दिया गया, जैसे गेंद सिंह और वीर नारायण सिंह। ये चीज़ हमें क्षेत्रीय इतिहास,
स्थानीय नायकों की यादों और राष्ट्रीय इतिहास के बड़े नैरेटिव के बीच के रिश्ते की जटिलता के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करती है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई गहरी चर्चा के साथ।